जी, आवाज आ रही है, मुझे बताते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आवाज आ रही है, मुझे बताते रहिएगा जहां पे आवाज का इश्यू हुआ, क्योंकि फिर जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग देखनी होती है वो कहते हैं कि यूट्यूब पे मैम आवाज का बहुत इश्यू होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो ISACA असल में हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारा बोर्ड होता है ना, एग्जामिनेशन बोर्ड, जैसे मैट्रिक के बोर्ड होते हैं हमारे पास, इंटरमीडिएट का बोर्ड बना होता है हमारे पास, जहाँ पे हमारे पेपर्स होते हैं, पेपर्स के रूल्स वगैरह बनते हैं। वैसे ISACA हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम एंड सॉरी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन है हमारे पास। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जितने भी IT रिलेटेड ऑडिट्स हैं वो उनके रूल्स वगैरह बनते हैं, उनके सर्टिफिकेशन वगैरह देते हैं ये हमें, उनको ये क्या कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, आगे जाके हम इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब ये जहां पे कोई क्वेश्चन हो उसी वक्त पूछें। अब ISACA क्या है हमारे पास, इसी तरह IT का एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बोर्ड कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये है जो कि ग्लोबली जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस को प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया में। ठीक है, ये क्या करता है, IT के जितने भी ऑडिट्स हैं, जितनी भी गवर्नेंस है, जितने भी रिस्क मैनेजमेंट है और साइबर के प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे CISA, CISM, CRISC और CGEIT। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है हमें सारी सर्टिफिकेशंस। आगे जाके हम इसको देखते हैं। ये देखें क्या है हमारे पास, ISACA इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन है। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे पास ग्लोबली हमारे पास जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स है ना IT के और साइबर सिक्योरिटी के, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ऐसे है जैसे कि हमारे पास एक स्कूल में प्रिंसिपल है या हमारे पास क्लास टीचर है, वो रूल्स बनाता है। ठीक है, रिजल्ट्स बनाता है बच्चों के उनके पेपर्स के मुताबिक, और एग्जामिनेशन में बैठने के कुछ डिस्क्रिप्शन देता है कि क्या तरीका आपको क्या मेथड्स जो है यूज करने हैं एग्जाम में बैठने के लिए, क्या चीजें जरूरी हैं। ठीक है, अब इधर ये हमारे पास मेन बोर्ड है सर्टिफिकेशन की। ठीक है, अब इसमें से एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन है ना, वो CISA है। ठीक है, जो आज हम पढ़ने लगे हैं। ये क्या है हमारे पास, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑडिट्स होते हैं। ऑडिट्स क्या, हमारे पास ऑडिट इज अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड रिव्यू रिकॉर्ड सिस्टम और एक्टिविटीज टू मेक श्योर दे आर करेक्ट, फॉलो रूल्स एंड वर्क प्रॉपरली। अब ये क्या है जी, एक कंपनी है हमारे पास, ठीक है, बहुत बड़ी। वो क्या करती है, बाहर से ऑडिटर्स को हायर करती है, क्या है हमारी कंपनी में चेक करें हमारे सिस्टम्स बिल्कुल सही से एक्ट करें, इनमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, कोई इसमें वर्नेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ऑडिटर जाते हैं दूसरी कंपनीज में और चेक करते हैं कि क्या जो कंपनी डाटा दे रही है अपनी सिक्योरिटी का वो वही है या फिर सिर्फ लिखा हुआ दिखा रही है हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑडिट क्या है कि प्रोसेस ऑफ चेकिंग है कि कंपनी जो है वो सिक्योर है, उसकी उसने अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं। ठीक है, जस्ट मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ऑडिट हमारे पास क्या है, ऑडिट हमारे पास वर्क कैसे करता है। ये देखें, ऑडिट हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑडिटर है प्लान करता है कि उसने करना क्या है, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसको अमल में लाएगा। ठीक है, क्या करेगा ऑडिटर, सबसे पहले प्लान करेगा कि उसने किस तरीके से इस कंपनी के डेटा को चेक करना है, उसके बाद उस प्लान को वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर उस पर बनाएगा रिपोर्ट्स। ठीक है, फिर फॉलो अप देगा कि आप वो बताएगा कि आपकी कंपनी को किस किस सिक्योरिटी की जरूरत है। वो अपने जो फैसला है, वो जो रिपोर्ट बनाई होगी उसने पूरे सिस्टम को चेक करने के बाद वो फिर उस बिना पर अपना फैसला देगा। ठीक है, समझ आई ऑडिट क्या होता है। जी आगे। और
ऑडिटर हमारे पास क्या होता है, वही पर्सन जो एक कंपनी में जाके सारा कुछ बहुत एहतियात के साथ एग्जामाइन कर रहा होता है कि एक कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्या है, कितनी सिक्योरिटी है, इसकी आईटी कैसे वर्क कर रही है, रिस्क कितना है इसमें फ्रॉड का, ठीक है। ये सब कुछ जो पर्सन विटनेस कर रहा है, जाके चेक कर रहा है, वो ऑडिटर है। और जो प्रोसेस वो कर रहा है उसको हम कहेंगे ऑडिट। पुराने जमाने में ऑडिट किसे कहते थे कि जो कंपनी में पर्सन होते थे वो जा जाके जगह जगह एक किस्म की, जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटीज में लोग आते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, इस तरह लोग जाते थे कंपनीज में इंफॉर्मेशन देने के लिए, जाके एक स्पेशल मीटिंग रखते थे, ठीक है। तो अब ये ऑडिट इस तरह से होते हैं कि एक पर्सन जाता है या एक टीम जाती है और वो चेक करती है सिस्टम की सिक्योरिटी को। समझी? अच्छा, ये हमारे पास होती किस लिए है CISA? ये हमारे पास एक सर्टिफिकेशन है जो ISSCA प्रोवाइड कर रही है। उनमें से एक सर्टिफिकेशन ये है उन लोगों के लिए है जो IT ऑडिट्स की तरफ जाना चाहते हैं, कंट्रोल्स की तरफ जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। मतलब ये ऑडिट जो है वो हमारा सिक्योरिटी में आ जाता है कि हम जाके कंपनीज की सिक्योरिटी चेक करते हैं, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट के किस किस्म का कितना रिस्क है कंपनी को। अच्छा, इसका जो हमारे पास एग्जाम डिटेल है वो ये है कि हमारे पास इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 4 आवर्स होते हैं हमारे पास, MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसके पासिंग मार्क्स 450 होते हैं आउट ऑफ 800। टोटल डोमेन्स हमारे पास इसकी 5 है और इन डोमेन्स में से इतने परसेंट पेपर आता है, ठीक है। जैसे डोमेन 1 में से 21%, डोमेन 2 में से 16%, 3 में से 18%, 4 में से 20%, 5 में से 25%। अभी हम इन डोमेन्स को भी थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे ताकि हमें समझ आ जाए, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी जॉब प्रैक्टिस एरियाज है, मतलब डोमेन्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं अगर हम ये पेपर दें, इस सर्टिफिकेशन को करें, ठीक है। ये एक प्रॉपर फील्ड है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को इसका लेक्चर दूं, आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि हम किस किस तरफ जा सकते हैं। हम पढ़ते रहते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, CEH, तो ये भी एक उसी तरह CEH की तरह सर्टिफिकेशन है, ठीक है, और डिजिटल फोरेंसिक्स की तरह। अब इसमें जो डोमेन 1 है वो हमारे पास ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की है, डोमेन 2 है IT गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट की, डोमेन 3 में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं उनकी एक्विजिशन, इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट होती है। 4 में IS ऑपरेशंस एंड रिसाइलेंस होती है। डोमेन 5 में इंफॉर्मेशन एसेट और प्रोटेक्शन, मतलब एसेट जो है हमारे पास एसेट, उनकी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। अभी देखिए डोमेन 1 की जो डिटेल है हमारे पास वो क्या है, टास्क स्टेटमेंट, क्या ऑडिटर ने क्या करना है, वो सारी स्टेटमेंट्स, उसका काम क्या है। अब ये देखें इसका प्रोसेस क्या है ऑडिट का, एग्जीक्यूट अ रिस्क बेस्ड IS ऑडिट स्ट्रेटेजी। क्या करेंगे, वो देखेंगे कि जो स्ट्रेटेजी है उसमें क्या रिस्क है, ये चेक करेंगे। प्लान करेंगे स्पेसिफिक ऑडिट को कि किस तरीके से ऑडिट करना है, फिर ऑडिट को कंडक्ट करेंगे, फिर जो उसके रिजल्ट्स निकले हैं उसको कम्युनिकेट करेंगे, उस पर एक मीटिंग रखेंगे, फिर उस जो मीटिंग होगी और रिजल्ट्स होंगे उसके हिसाब से जो रिपोर्ट में रिजल्ट्स उन्होंने बनाए हैं उसके हिसाब से वो फॉलो अप देंगे कि किस चीज की जरूरत है कंपनी को, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ऑडिटर है उसके पास क्या नॉलेज होना चाहिए, ISA के स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, मतलब जब वो सर्टिफिकेशन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि क्या रूल्स है हमारे ऑडिट करने के। उनको रिस्क असेसमेंट के रिस्क को कैसे चेक करना है हमने कि कितना है, इस चीज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिजनेस के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से बिजनेस को नुकसान भी ना हो, सिक्योरिटी भी कवर हो जाए और बिजनेस ग्रो भी करे, ठीक है। फिर कंट्रोल प्रिंसिपल इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए। डोमेन 2 है हमारे पास गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ IT। गवर्नेंस हमारे पास क्या है, कोई बता सकते हैं? हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक लीडरशिप है जो रूल्स बनाए, ठीक है।
इसमें क्या होता है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और उसको जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मैं रूल्स बना रही हूँ और आपने उस पर अमल करना है, तो ये काम हमारे पास गवर्नेंस का है। देखें इसका फोकस क्या होता है, आईटी गवर्नेंस एंड अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स। ऐसे रूल्स बनाए जो कि बिजनेस के गोल्स के साथ मैच हों, जैसे कि वो ऐसे ही सिक्योरिटी रूल दे कि जिससे बिजनेस को नुकसान भी ना हो, बिजनेस ग्रो भी करे फाइनेंशियली भी और उसकी पॉपुलेशन में भी, और नुकसान भी ना हो, कोई हैकर कोई भी डाटा ब्रीच ना कर सके। ठीक है, ये सेकंड डोमेन का काम है हमारे पास। ठीक है, इसमें जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, आईटी स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन। ठीक है, मतलब कि जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आईटी की, वो लोग जो भी चेंजेस ला रहे हैं वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से मैच करते हो, कि जो बिजनेस चाहता है कि हमने इस तरीके से ग्रो करना है, हमारे स्टैटिक्स इस साल ये होने चाहिए, तो आईटी टीम या ऑडिट्स के बाद उनकी सिक्योरिटी उनके उस पॉलिसी के साथ मैच करती हो, ये ना हो कि उनका नुकसान हो रहा हो। ठीक है, आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, के प्रॉपर जो उन्होंने डिसीजन मेक किया है वो उसको अकाउंटेबिलिटी करें, मतलब उसको माने कि हाँ ये उन्होंने ही ये डिसीजन मेक किया। ठीक है, आईटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एचआर रोल्स इफेक्टिव, मतलब जो भी एचआर के रोल्स हैं वो इसमें इफेक्टिव ना हो, एचआर अपना काम आसानी से कर सके, किसी को कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड लीगल कंप्लेंट, अब ये ना हो कि आपके जो आपने कंपनी को ऑडिट के बाद फॉलो अप दिया उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो समझ ही नहीं आ रहा, वो डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए कि कंपनी का एचआर सीईओ उसको आराम से समझ सके। ठीक है, उसके बाद है आईटी रिसोर्स मैनेजमेंट, के उस सिक्योरिटी को हमने कंपनी के या बिजनेस के बजट के मुताबिक बनाना है। ठीक है, ये नहीं करना कि बहुत हाई लेवल की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सिक्योरिटी का हम उनको फॉलो अप मशवरा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आईटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, कि हमारे पास जो हमारा ऑडिटर्स का पोर्टफोलियो हो उसमें अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स हो और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमारे पास अच्छे और डिटेल्ड प्रोजेक्ट्स पे लगे हों जो कि कामयाब रहे हों हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, कि अगर ऐसा मशवरा दिया जाए कंपनी को कि वो अपने बिजनेस को कोई डिजास्टर हो जाए उसके बाद भी कंटिन्यू रख सकें बगैर किसी नुकसान के, उनके पास बैकअप के बहुत से तरीके मौजूद हों, अपने डाटा को सिक्योर तरीके से बैकअप रखें वो। ठीक है, इधर तक किसी को मसला, कोई डोमेन 2 तक, आफीफा, इकरा, फिजा? नहीं इकरा, नहीं फिजा, फिजा, फिजा सो गई। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास आईएस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एक्विजिशंस, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब ये क्या हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होता है, नए सिस्टम्स को बनाना, उनकी टेस्टिंग करना और इम्प्लीमेंटेशन करना। हमने आप लोगों को याद होगा शायद 10th में या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ा था, SDLC, लाइफ साइकिल ऑफ कंप्यूटर था हमारे पास। ठीक है, कि जो हमारे पास नया कंप्यूटर बनता है और किस किस स्टेज से गुजरता है, उसमें क्या क्या टेस्टिंग होती है जब मार्केट में जाने से पहले, यूज से पहले। याद है किसी को वो SDLC लाइफ साइकिल, याद है किसी को? नहीं याद? इसमें हमारे पास फेजेस होते हैं कि हमारा सिस्टम अगर डेवलप हुआ है नया या उसमें हमने कोई अपडेशन की है तो हम उसमें क्या क्या करेंगे, उस पर हम फीडबैक्स लेंगे, उसकी टेस्टिंग्स करेंगे, उसमें हम क्या कहते हैं इसको यार, वर्चुअल उनको टेस्ट करेंगे। जिस तरह हमारे पास एरोप्लेन सिस्टम्स होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं तो उनको एकदम से असली एरोप्लेन में नहीं बिठा देते, उनको एक रूम दिया जाता है वर्चुअल, उसमें उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। इसी तरह वर्चुअल कंप्यूटर दिए जाते हैं कि ये हमने न्यू सिस्टम बनाया है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये सब हमारे पास SDLC साइकिल में आता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब न्यू सिस्टम बनते हैं उन्हें टेस्ट किया जाता है, उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं लोगों के उस पर कि क्या इसमें खराबी, आपको क्या बात अच्छी लगी है, फिर उसके ऊपर फीडबैक्स लिए जाते हैं, डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग्स होती है, UI UX,
और यूजेबिलिटी, इकरा को याद होगा मैंने पिछले सेशन में यूजेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई थी, आप लोगों को भी उसका एक ओवरव्यू दे दूंगी, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इकरा याद है? जी। तो अब इसमें क्या होता है, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमारे पास सप्लायर सिलेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसमें हमने क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि वेंडर्स रिलायबल भी रहे और उनकी कंप्लायंस भी चेक होते रहे, मतलब जो खरीदार है और जो बेचने वाला है वो रिलायबल रहे। रिलायबिलिटी क्या होती है कि कोई चीज जैसे काम कर रही है वो वैसे ही काम करती रहे, उसके काम में कोई चेंज ना आए, ठीक है। और कंप्लायंस चेक किया है कि वो किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में क्या है, टाइम, कॉस्ट और रिक्वायरमेंट कंट्रोल, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में, कितनी जल्दी, कितनी उसमें फाइनेंस लगते हैं और कितना हमारे पास उसके रिक्वायरमेंट्स कंट्रोल है, मतलब कितनी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं हमारे पास इस प्रोजेक्ट में और कितना फायदा दे रहा है हमें। ये काम डोमेन 3 में किया जाता है, जो लोग डोमेन 3 में जाते हैं। अब इसमें कंट्रोल्स ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट टेस्टिंग, कंपाइलेंस। अब इसमें क्या है इस पॉइंट में कि क्या जिस वक्त कंप्यूटर बन रहा है उसमें रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, उसके बार बार टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। फिर जब सिस्टम रेडी हो जाता है, सिस्टम रेडीनेस एंड माइग्रेशन, तो उसको डिप्लॉय किया जाता है कंपनीज में सिस्टम को प्रिपेयर करके, ठीक है। और फिर उनसे भी इसके फीडबैक लिए जाते हैं। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, मतलब जब डिलीवरेबल्स हो जाती हैं, डिलीवरीज हो जाती हैं सिस्टम्स की या सॉफ्टवेयर की, जो भी चीज बनाई है, और फिर उसके फीडबैक लास्ट पे फाइनल फीडबैक लिए जाते हैं कि क्या वो कंपनी की ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, क्या वो सही से चल रहा है, इस तरह से, ठीक है। फिर डोमेन 4 में हमारे पास आ जाता है आईएस ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सिस्टम डेली वर्किंग कर रहा है उसका कैसे हमने मेंटेन रखा है, उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, आईटी सर्विस मैनेजमेंट, मतलब और इसमें इंटरनल लोग कैसे काम कर रहे हैं और थर्ड पार्टी मतलब जो बाहर से लोग आए हैं क्या वो रिलीफ में है, ये चेक किया जाता है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें जो डेली वर्किंग हो रही है, जो हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, क्या वो हमारे जो इंटरनल वर्कर्स हैं उनके साथ सही से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, उनको कोई मुश्किल तो नहीं आ रही हमारी वेबसाइट यूज करने में, हमारे सिस्टम को यूज करने में। सिस्टम रिव्यूज, अलाइनमेंट विद एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, मतलब जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया है उनके साथ अटैच रहना और उनको बताते रहना अपने रिव्यूज का। फिर उसके बाद ऑपरेशंस चेक, मतलब जॉब शेड्यूलिंग, परफॉर्मेंस, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसमें हम अपने जो सिस्टम है उसको एक शेड्यूल कर देते हैं कि उसका ये काम है और हमने उसकी परफॉर्मेंस इतने टाइम बाद चेक करनी है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को इतने टाइम बाद करना है, मतलब उसमें अपडेट्स लानी है, हमने उसको मैनेज रखना है, ठीक है। मेंटेनेंस चेक, कि जो हमारे पास पैचेस हैं मतलब खराबियां हैं हमारे सिस्टम में, उसको हमने प्रॉपरली अपग्रेड करना है, सही करना है, उसको कंट्रोल में रखना है। ये हमारे पास 5 डोमेन्स हैं, हर डोमेन का अपना काम है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, जितने भी बैकअप्स हैं हमारे पास डेटा के और ऑल्टरनेट, उनका बना के हम रखते हैं। फिर हमारे पास जो डोमेन 5th डोमेन है वो बहुत मजे की है, ये पॉइंट्स आप लोग खुद पढ़ लेना, ये मैंने आप लोगों को समझा दिए, जहाँ पे समझ आए मुझे बता देना, ठीक है। इसमें असल में 5th डोमेन में क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है हमारे इंफॉर्मेशन एसेट्स की, ठीक है। सीआईए पढ़ा है आप लोगों ने, सारा सीआईए का काम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी हमारे पास जो है वो 5th डोमेन में होती है कि हमारा डेटा अनऑथराइज पर्सन से बचा रहे, इंटीग्रेट ना हो, मतलब उसमें कोई चेंज ना कर सके और जब चाहिए हो वो अवेलेबल रहे। अच्छा, मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट और मजे की बात बताऊं, ये जो सीआईए ट्रायंगल है ना हमारे पास, ये हमारे पास आईटी के लिए है, मतलब जितने कंप्यूटर्स हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं ना, जैसे हम न्यूक्लियर प्लांट्स पे वर्क कर रहे हैं या
पावर प्लांट्स पे वर्क कर रहे हैं, तभी हमारे पास उल्टा हो जाता है। CIE में हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है, कोई बताएगा? याद हो तो। CIE में हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हमारा डाटा अनऑथराइज पर्सन से बचा रहे। ये IT के लिए, ठीक है। जब हम जाते हैं कंपनीज में या पावर ग्रिड्स वगैरह पे, न्यूक्लियर पावर्स पे, या ये जो हमारा होती है वापडा की पावर ग्रिड्स, इसमें हमारी पहली प्रायोरिटी होती है अवेलेबिलिटी। इसमें CIE उल्टा यूज करेंगे हम, AIC। सबसे पहले हमारा जो डाटा है वो अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जैसे घरों में बिजली है वो जानी चाहिए, जब भी जरूरत हो अवेलेबल होनी चाहिए। न्यूक्लियर पावर जब भी जरूरत हो अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेग्रिटी अपनी जगह पे है, वो नहीं हिली, मतलब कोई चेंज ना कर सके उस डाटा को। फिर है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कोई अनऑथराइज पर्सन ना असेस कर सके। सबसे पहले जो हमारे पास मार्केट में वर्किंग प्लेस है पावर प्लांट्स वगैरह, उसमें सबसे पहले है अवेलेबिलिटी। समझ आई? जी आ गई है। तो कौन बोला है? मैं। कौन? अफीफा। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास फिफ्थ डोमेन में ये सारा काम होता है हमारे पास, कि किस तरह से हमने फ्रॉड से बचाना है, किस तरह से अपने डाटा को प्रोटेक्ट रखना है हमने, किस तरह से इंक्रिप्शन लगानी है हमने, हैशेस डालने हैं कि कोई भी एक्सेस ना कर सके इजीली हमारे डाटा को, ठीक है। अब मैंने आप लोगों की आसानी के लिए सारी डोमेन्स को इधर इकट्ठा करके उनका एक फ्लो चार्ट बनाया है। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने एक एक करके, जी जी अफीफा। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि जो हम इन पूरी जो सर्टिफिकेशन है वो इन पांचों की पांचों डोमेन्स का एग्जाम देना पड़ता है पहले इसके लिए? हाँ जी, क्योंकि ये सारी डोमेन्स एक ही बुक में होती हैं, एक ही सर्टिफिकेशन में होती है हमारे पास, ठीक है। मैं आपको अच्छा, तो इसकी सर्टिफिकेशन हम मतलब कैसे सकते हैं? मतलब एग्जाम कहाँ देना पड़ता है, कैसे? ऑनलाइन होता है या कहीं स्पेसिफिक जाके ऑन साइट जाके? दोनों होते हैं फीफा इसके एग्जाम्स। एक बात, दूसरी बात ये, इसके सर्टिफिकेशन ये बुक है मेरे पास, इससे तैयार करते हैं हम। तो एग्जाम का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, जाके देना पड़ता है मेरे ख्याल से इसका। और इसकी जो फी है ना सर्टिफिकेशन की, वो है 2.5 लाख ओके। पाकिस्तान। लेकिन ये अगर हम तैयारी कर लें तो ये है कि हमारे स्किल्स इंप्रूव होंगे ना, सर्टिफिकेशन तो बात की बात है। चलें आगे। जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता रही थी आप लोगों का टास्क क्या है। ये देख रहे हैं, मैंने सारी जो डोमेन्स है ना इनका एक फ्लो चार्ट बनाया, मेरे पास जगह कम थी, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक शीट लेनी है, वो हमारे पास डबल शीट्स मिलती है ना बाजार से, वो लेनी है आप लोगों ने। और हर डोमेन का जो फ्लो चार्ट है ना उसको अलग से बनाना है, ठीक है। और फिर ये मैंने एंड पे इकट्ठी 5 डोमेन्स विद नेम एक अलग से फ्लो चार्ट बनाया है। क्या है, डोमेन 1 हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर डोमेन 2 में हम क्या करते हैं, गवर्नेंस सेट करते हैं कि क्या रूल्स होंगे हमारे पास, एक लीडरशिप बनाते हैं हम, ठीक है। जो एक लीडर का काम होता है वो करेंगे सारा, हमारी ये समझ लें बैकबोन है, ठीक है। फिर उसके बाद डोमेन 3 में हम क्या करेंगे, सिस्टम जो बना है उसकी टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन। डोमेन 4 में क्या करेंगे, सिस्टम को रन करेंगे और मेंटेन कर देंगे हम, ठीक है। फिर और हम फीडबैक्स लेने शुरू कर देंगे कंपनी से। डोमेन 5 में क्या करेंगे, जितने भी हमारे एसेट्स हैं कंपनीज के उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे हम। ये आप लोगों का जो है होम टास्क है, ये मुझे आप लोगों ने अगले लेक्चर से पहले देना है कि आपने सब फ्लो चार्ट्स को अच्छे तरीके से बनाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, ये जो मेरा आप लोगों से वादा था, ये स्लाइड भी अच्छे से नहीं मैं बना सकी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास है OSI लेयर्स और उन पे जो सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, जो कि यूजर से क्लोजेस्ट होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है यूजर और एप्लीकेशन के दरमियान में करवाती है।
इसमें जो हमारे पास अटैक होते हैं वो एक्सप्लॉइट है। क्या होता है इसमें, जो हमारे हैकर या जो अटैकर है वो वर्नेबिलिटीज फाइंड करता है हमारे सॉफ्टवेयर में और एक्सेस गेन कर लेता है। इसमें हमारे पास डीओएस अटैक्स भी हैं और डीडीओएस अटैक्स भी हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास डोज अटैक और डीडीओएस अटैक, ठीक है। ये ऐसे है कि इन सिस्टम को इतना बिजी हम कर देते हैं कि वो कोई और काम ही नहीं कर सकता, उसके क्लाइंट्स के लिए वो अवेलेबल नहीं रहता। हम इन अटैक्स को भी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो मेरा वादा था कि मैं ओवर से लेयर्स पे आप लोगों को अटैक्स बताऊंगी वो पूरा कर रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेयर है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। ये क्या है हमारे पास, जो हमारा डेटा है उसमें जो एनकोडिंग है, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन है, मतलब जो हमारा डेटा उसकी सेफ्टी के लिए एक किस्म का काम करती है और जो बिग डेटा उसको कंप्रेस कर देती है। अब इस पे हमारे पास क्या होता है, फिशिंग अटैक्स होते हैं। जैसे फिशिंग ईमेल सेंड कर दी और वो ईमेल किसी ने खोली, उसमें अपने क्रेडेंशियल्स दिए, अपने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया तो उसका डेटा हैक हो गया। ये होता है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर पे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है सेशन लेयर। इसमें क्या है, जितने भी हमारे सेशन हो रहे हैं, जिस तरह ये भी हमारा सेशन हो रहा है ड्राइव पे, ठीक है। तो जो अटैकर है वो क्या करेगा, इसको हाईजेक कर लेगा, मतलब इस सेशन को अपने कंट्रोल में ले लेगा, वो चला सकता है इस सेशन को, ठीक है। इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक एक्टिव है एक पैसिव है। एक्टिव में क्या होता है, जो अटैकर है वो सीधा सामने आके अटैक करता है, हमारे बीच में बैठ के वो सेशन को हाईजैक कर लेगा। पैसिव क्या है कि अटैकर छुप के सेशन को देखेगा, ठीक है। वो वेट करेगा कि कब हम लॉगिन करेंगे और वो भी सेशन हमारे साथ ज्वाइन करेगा छुप के। फिर उसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्या करती है, फ्लो कंट्रोल करती है, डाटा का एरर हैंडलिंग करती है कि किस तरीके से हमारे डाटा ने ट्रांसफर होना है। अब इसमें हमारे पास रिकॉग्निसेंस है, मतलब क्या होता है, जो अटैकर है वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है हमारे सिस्टम के बारे में कि हम किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, क्या हमारे पोर्ट्स ओपन है, क्या क्या हो रहा है हमारे सिस्टम पे। एनमैप का पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो हम पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये रिकॉग्निसेंस करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखें एआरपी स्पूफिंग होती है इसमें। मैंने आप लोगों को एआरपी शायद समझाया था क्या होता है। हमारे पास मैक को आईपी में रिजोल्व कर देते हैं और आईपी को मैक में रिजोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हैकर है वो हमारा एआरपी स्पूफिंग कर लेता है, मतलब चुरा लेता है। फिर राउटिंग मैनिपुलेशन के उसका जो डाटा है उसका रास्ता चेंज कर देते हैं। मैंने करना है फीफा को मैसेज और राउटर इसने हैकर ने अपनी तरफ उसका रूट बना दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, हैकर हमारा डाटा चेंज भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है और उसमें कोई ट्रैफिक भी इंजेक्ट कर सकता है, मतलब कोई मलिशियस कोड। 7 पे हमारे पास डेटा लिंक लेयर है। ये क्या करती है, नोड टू नोड कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करती है। इसमें हमारे पास स्पूफिंग अटैक होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, मैक एड्रेस चेंज कर देते हैं। मैं आप लोगों को सिखाऊंगी मैक एड्रेस कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। डीएचसीपी स्पूफिंग होती है, मतलब डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है हमारे पास, जो कि हमारे जो सिस्टम है उसको खुद ही का खुद आईपी जो है वो दे देता है। तो क्या होगा, हमारा आईपी चोरी हो जाएगा, मैक फ्लडिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा मैक जो है हमारे सिस्टम पे अटैक करेगा मैक एड्रेसेस के, ठीक है। फिर हमारे पास फिजिकल लेयर आ जाती है। ये वायर्ड है हमारे पास कनेक्शन, तो इसमें स्निफिंग का काम होता है। क्या होता है कि जो हमारा लाइव डाटा जा रहा है ना, हैकर उसको हैक कर लेता है। वायरशार्क यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है। हम इसको प्रैक्टिकल में करके देखेंगे सब कुछ। समझ आई दोनों को? लेक्चर एंड करें? जी कोई आगे क्वेश्चन समझ। या इजी था? ओएसआई वाला इजी था। ये इजी था।